कहानी का चौथा भाग समझने के लिए पहले 3 भाग जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। रुद्र ही होगा, वो ही ऐसे समय आता है। चलो अच्छा ही हुआ, मैं अभी फोन ऑन करके उसे ही फोन करने वाला था। सोचते हुए दिग्विजय ने बेपरवाही से दरवाजा खोला तो सामने आद्रिका खड़ी थी। लाइट येलो कलर के चूड़ीदार और कुर्ती में गजब ढा रही थी। उसकी आंखों का खालीपन और चेहरे की मासूमियत देखकर वो कल रात की बात भूल ही गया। उसे यूं एकटक अपनी ओर निहारते हुए देखकर आद्रिका ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और एक पैर के अंगूठे से पक्के फर्श पर गड्ढा करने की नाकाम कोशिश करने लगी। दिग्विजय का दिल चाहा कि आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भरकर अपने दिल की बात अभी कह दे, पर उसने खुद को रोक लिया। आद्रिका भी उसका दिमाग पढ़कर उसके मन की बात जान चुकी थी। वो भी दिग्विजय की बाहों में समाकर दुनिया को भूल जाना चाहती थी, परंतु वो अपने अस्तित्व को चाहकर भी नहीं नकार सकती थी। एक वैम्पायर और इंसान का मेल नामुमकिन था। आद्रिका की आंखों के कोरों में आंसू छलक आए। वैम्पायर में कोई भावनाएं नहीं होती और उन्हें प्यार करने का कोई हक नहीं होता है, और इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं। हम तो परजीवी हैं और इंसान तो हमारा भोजन है। उसके दिमाग में रोनो को कहे गए ये शब्द हथौड़ों की तरह बज रहे थे। उसने हल्के से पलके ऊपर उठाई। दिग्विजय सब कुछ जानते हुए भी पागलों की तरह उसे देख रहा था। आद्रिका ने घबराकर फिर से नजर झुका ली, क्योंकि दिग्विजय की इस पाक मोहब्बत का सामना वो आंखों में आंखें डालकर नहीं कर पा रही थी। जी, वो मेरा ब्रेसलेट, आद्रिका ने नजरें नीचे किए हुए ही पूछा, पर दिग्विजय यूं ही बुत बना रहा। आद्रिका ने दोबारा से ब्रेसलेट के बारे में पूछा तो दिग्विजय बिना कुछ बोले अंदर गया और ब्रेसलेट उठाकर उसे दे दिया। ब्रेसलेट लेते ही आद्रिका को लगा मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। ऐसा ही कुछ हाल दिग्विजय का भी था। आद्रिका सोच ही रही थी कि दिग्विजय को रुद्र की असलियत कैसे बताए। बहुत सोच विचार के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उसने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और वापस घर जाने को मुड़ गई। तभी उसकी नजर रुद्र पर पड़ी। वो बेख्याली में गुनगुनाते हुए अंदर आ रहा था। उसे देखते ही आद्रिका की नजरों में नफरत उमड़ आई। रुद्र ने एक सरसरी सी नजर आद्रिका पर डाली, पर ये क्या, आज रुद्र ने उसे दोबारा मुड़कर भी देखा। ओ, मैं तो लगता है गलतियों का पुतला ही बन गई हूँ। मुझे यहाँ खुद को सुरक्षित करके आना चाहिए था, पर मैं ये कैसे भूल गई। हो सकता है ये मुझे पहचान गया हो। इसके दिमाग में देखती हूँ क्या चल रहा है। अरे ये तो बहुत चालाक है, इसका दिमाग पढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पता नहीं कौन कौन सी विद्याएं जानता है। इससे दिग्विजय को बचाकर रखना होगा। आद्रिका की रुद्र का दिमाग की बात जानने की कोशिश बेकार हो गई। अब तो उसे दिग्विजय की चिंता और ज्यादा सताने लगी थी। आद्रिका ब्रेसलेट लेकर अपने घर तो आ गई, पर उसे एक पल को भी चैन नहीं था। दिग्विजय का ख्याल उसे रह रहकर सता रहा था। अभी ना कोई इकरार था, ना कोई इजहार था। पता नहीं ये कैसा प्यार था। आद्रिका ने माँ से तो बंगला छोड़ने की बात आसानी से कह दी थी, पर दिग्विजय को यूं छोड़कर जाना उसे दुनिया का सबसे कठिन काम लग रहा था। पर पता नहीं क्यों उसने मन ही मन में दिग्विजय को रुद्र के बारे में सब कुछ बताने का फैसला कर लिया। अब बस उसे सही वक्त का इंतजार था। आद्रिका यहाँ कैसे बैठी हो, अब चलना नहीं है क्या? रोनो ने अपने शिकार के साथ घर में प्रवेश करते हुए पूछा। रोनो रोज कोई न कोई जानवर पकड़ कर लाता और उसका खून पीकर अपनी प्यास बुझाता था। पूरे 24 घंटे हो गए थे, पर आद्रिका ने खून को हाथ तक नहीं लगाया था। हालांकि उसकी इस हरकत से अब उसे कमजोरी महसूस हो रही थी, पर पता नहीं क्यों फिर भी उसकी इच्छा खून पीने की नहीं कर रही थी। तभी रोनो की नजर आद्रिका के हाथ में ब्रेसलेट पर पड़ी। वो एकदम से चौंक कर बोला, क्या सिस्टर, तुमने ब्रेसलेट लाकर उसका खून पीने का रास्ता ही बंद कर दिया? नहीं रोनो, अब नहीं। सिर्फ दिग्विजय की ही बात नहीं है, अब हम किसी भी इंसान का खून नहीं पिएंगे। इन इंसानों की और हमारी दुनिया अलग अलग है और इसका अलग रहने में ही भलाई है। आद्रिका की आवाज में भी कमजोरी आ गई थी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, तुम्हारे मन में उस इंसान के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसे खत्म कर दो, क्योंकि वैम्पायर का जन्म ही इंसान का खून पीने के लिए हुआ है। रोनो अपने साथ लाए गेंडे के खून की आखिरी बूंद चाटता हुआ बोला।
कोई और समय होता तो आद्रिका रोनो से गेंडे का शिकार करने पर लड़ पड़ती, उसे खूब बातें सुनाती क्योंकि वो गेंडे जैसे जानवर का खून बिल्कुल नापसंद करती थी। उसका मानना था जैसा खान पान होता है वैसा ही व्यक्तित्व हो जाता है। पर आज उसने रोनो से इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, बस चुपचाप आंखें मूंद कर लेटी रही। आद्रिका को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी खुद से ही कोई रंजिश चल रही हो। 2 दिन पूरे बुरे बीत चुके थे पर आद्रिका खून पीने को तैयार ही नहीं थी। रोनो उसके लिए एक हिरन का शिकार भी करके लाया पर उसने उसे देखते ही मुंह फेर लिया। सिस्टर, तुम्हें आत्महत्या करने का इरादा है क्या? तुम भूल रही हो कि तुम एक वैम्पायर हो, रोनो उसे समझाने के मकसद से बोला। रोनो मैं क्या करूं? मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ये क्या होता जा रहा है, आद्रिका लाचारी से बोली। दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि डोरबेल बजने लगी। दोनों के मन में संशय उठा, आखिर इस समय कौन आ सकता है? रोनो ने दरवाजा खोला, सामने माँ खड़ी थी। आद्रिका, ये क्या पागलपन लगा रखा है? तुम खुद ही क्यों अपनी जान लेने पर तुली हुई हो? माँ ने आते ही सवाल दागे। माँ, आद्रिका भावुक होकर माँ से लिपट गई। आद्रिका, तुम खुद को इतना कमजोर बना लोगी तो दिग्विजय की रक्षा कैसे कर पाओगी? जवाब में आद्रिका बस सुबकती रही। माँ और रोनो ने आद्रिका को हर तरह से समझा लिया था पर वो समझने को तैयार ही नहीं थी। आखिरकार माँ और रोनो ने एक कड़ा फैसला लिया जो उनके लिए बहुत मुश्किल था और पूरे वैम्पायर समाज से बगावत करना था। माँ ने बहुत सोच समझकर ये कदम उठाया था। उधर दिग्विजय अपने बंगले में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। आद्रिका के बारे में सब कुछ पता लगने के बाद भी उसका ख्याल उसे परेशान किए जा रहा था। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसे किसी से प्यार हो सकता है। अब प्यार हुआ तो वो भी एक वैम्पायर से हुआ। दिग्विजय को बेचैनी इसलिए और ज्यादा हो रही थी क्योंकि वो मन ही मन घुट रहा था। अपने दिल की बात किससे शेयर करे वो समझ ही नहीं पा रहा था। पहले उसे रुद्र का ख्याल दिमाग में आया पर रुद्र से बात करने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई और कहता भी क्या कि उसे एक वैम्पायर से प्यार हो गया है। माँ और दिवा इन सब का सामना कैसे कर पाएगा और आद्रिका क्या उससे कभी अपने दिल की बात कह पाएगा? बस यही ख्याल उसके दिमाग में उथल पुथल मचा रहे थे। इधर आद्रिका माँ और रोनो के फैसले से सहमत नहीं हो पा रही थी पर जब माँ ने कहा आद्रिका अगर सब कुछ सामान्य होता तो शायद मैं तुमसे ये सब करने को नहीं कहती, परंतु रुद्र के कारण दिग्विजय की जिंदगी सामान्य नहीं है और यहाँ तक कि उसकी जान को कभी भी खतरा हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा करने को कह रही हूँ। इसके सिवा कोई और रास्ता भी नहीं है और अब तुम्हारे लिए दिग्विजय को भूलना भी इतना आसान नहीं लग रहा है। माँ की बात सही थी, दिग्विजय के कारण उसे मजबूरी में अपनी सहमति देनी पड़ी। आद्रिका माँ की बात मानकर राजी तो हो गई थी परंतु उसका दिल अभी भी गवाही नहीं दे रहा था। लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। माँ उस समय तो चली गई क्योंकि अब अपनी योजना को शुरू करने के लिए उन्हें कुछ और शक्तियों की आवश्यकता थी जिसे प्राप्त करने के लिए उन्हें कुछ क्रिया करनी थी। माँ के जाने के बाद आद्रिका की सोच फिर से दिग्विजय के आसपास घूमने लगी। दिग्विजय भी अपने बिस्तर पर लेटा आद्रिका के बारे में ही सोच रहा था। आद्रिका की नियत चाहे कुछ भी रही हो पर जब उसके साथ बिताए पलों को वो याद करता तो रोमांचित हो उठता था। हे भगवान, पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। पहले जो दिग्विजय बंगला छोड़ने की सोच रहा था अब उसने मन ही मन सुबह होते ही आद्रिका से मिलने का फैसला कर लिया था। आज की सुबह कुछ अलग थी। दिग्विजय ने नहाकर अपने मजबूत और कसे हुए शरीर को शीशे में निहारा और डार्क ब्लू कलर की हाफ बाजू की टी शर्ट पहन ली जिसमें उसके डोले और ज्यादा उभर कर आ रहे थे और साथ में मैचिंग लाइट ब्लू कलर की जीन्स पहनकर वो किसी भी फिल्मी हीरो को मात दे रहा था। अपने घने बालों को उंगलियों से सेट करता हुआ वो बाहर निकलकर आद्रिका के बंगले की ओर बढ़ गया। आज उसने बहुत आत्मविश्वास के साथ उसके बंगले की डोरबेल बजाई। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। दरवाजा खुल गया। उसके सामने आद्रिका खड़ी थी। एकदम कमजोर सी मासूम सी लड़की लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ गए थे। 3 दिनों में उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई थी। आद्रिका भी उसे निहार रही थी। उसे देखकर वो पलक झपकना भी भूल गई थी। दोनों अभी एक दूसरे को जी भरकर देख भी नहीं पाए थे कि आद्रिका अचानक से लड़खड़ा गई। वो अभी गिरने ही वाली थी
कि दिग्विजय के मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। दिग्विजय ने उसकी दोनों बाहें अपने गले में डाली और उसे आराम से अपनी गोद में उठा लिया। आद्रिका के मुंह पर दिग्विजय की सांसों की गर्मी पड़ रही थी। आद्रिका को उससे मदहोशी छाने लगी। दिग्विजय भी खुद पर बड़ी मुश्किल से काबू रखे हुए था। उसको बेड पर लिटाते वक्त दिग्विजय ने अपनी कोहनी बिस्तर पर टिकाई तो वह एकदम से फिसल गई और वह पूरा का पूरा आद्रिका के ऊपर गिर गया। अचानक दिग्विजय के अपने ऊपर गिरने से आद्रिका ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। दिग्विजय की ठोड़ी उसकी गर्दन के हल्के से नीचे जाकर टिक गई। उसके और आद्रिका के होठों के बीच नाम मात्र का फासला था। आद्रिका के गुलाबी होठों में हल्का हल्का कंपन उत्पन्न हो रहा था। दिग्विजय का दिल चाहा कि उन्हें शांत कर दे, पर वो कोई भी मर्यादा नहीं लांघना चाहता था, इसलिए उसने खुद को किसी तरह काबू किया। अचानक से आद्रिका कसमसाई और खुद को उसके नीचे से निकालने का असफल प्रयास किया, क्योंकि उसके कसरती शरीर का भार सहना अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था। दिग्विजय भी एक झटके से उठ जाना चाहता था, परंतु उठ नहीं पाया, क्योंकि आद्रिका के घने रेशमी लंबे बाल उसके टी शर्ट में जो ऊपर 2 बटन लगे हुए थे उसमें उलझ गए थे। ओफो, कमबख्त, पता नहीं बनाने वाले ने ये बटन वाली टी शर्ट क्यों बनाई जब पूरी ही टी शर्ट प्लेन थी, तो ये 2 बटन लगाने की भी क्या जरूरत थी। दिग्विजय आद्रिका को खुद के नीचे दबे देखकर परेशान होकर मन ही मन बड़बड़ा रहा था। आद्रिका ने उसके मन की बात सुन ली थी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दिग्विजय अब आद्रिका के बारे में सब कुछ जानता था, परंतु अब भी वो इस बात से अनजान था कि आद्रिका किसी के भी मन की बातें उसके मुंह से बिना बोले आसानी से जान सकती है, क्योंकि वैम्पायर्स के सुनने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। खैर, किसी तरह से खींचातानी कर दिग्विजय ने आद्रिका के बाल अपनी टी शर्ट के बटन से अलग किए और इतनी मशक्कत के बाद वो बेड के पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। आद्रिका उसे देखते हुए मन ही मन होले होले मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कुराहट में अभी भी कुछ दुख की लकीरें थी। दिग्विजय ने गहरी सांसें लेते हुए अचानक से आद्रिका की ओर नजर घुमा दी। आद्रिका उसे इतने ध्यान से देख रही थी कि वो एकदम से सकपका गई और शर्माकर उसने अपनी नजरें झुका ली। वह अभी भी बेड पर अधलेटी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि दिग्विजय से क्या कहे। अचानक से एक बिल्कुल अजनबी इंसान आज उसके इतने करीब था, और तो और आद्रिका ने 3 दिन से खून को हाथ तक नहीं लगाया था। उसकी वजह भी दिग्विजय था। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे ये क्या हो रहा है। इस तरह की हरकतें कर वो अपने लिए परेशानी ही उत्पन्न कर रही थी, क्योंकि खून के बगैर एक वैम्पायर का जीवन शून्य होता है। कुर्सी पर बैठे बैठे दिग्विजय के मन में भी ख्यालों के भंवर घूम रहे थे। पता नहीं किस भावना से वशीभूत होकर मैं यहाँ तक तो चला आया, पर अब क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा। प्यार अंधा होता है ये तो सुना था, पर मुझे तो लगता है मेरा प्यार तो गूंगा बहरा भी हो गया है। पता नहीं कैसे मेरे सर पर ये प्यार का भूत सवार हो गया। लव, वो भी वैम्पायर गर्ल के साथ। कमाल कर दिया दिग्विजय तूने तो, वास्तव में कमाल कर दिया। दिग्विजय खुद से ही मन बातें कर रहा था और इस बीच उसके चेहरे पर कई तरह के भाव आ जा रहे थे। आद्रिका उसके मन को पढ़ते हुए उसका चेहरा ध्यान से देख रही थी। दिग्विजय पर उसे बहुत प्यार आ रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो एकदम से उठकर जाए और उसके सीने से लग जाए, पर मन का सब कुछ करना हर समय संभव नहीं होता। प्यार के साथ साथ उसे दिग्विजय की चिंता भी हो रही थी। दिग्विजय की रक्षा करने का दायित्व अब उसने अपने ऊपर जो ले लिया था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे दिग्विजय को कुछ नहीं होने दूंगी। आद्रिका मन ही मन मानो संकल्प कर रही थी। दोनों की सोच विचार में काफी देर हो गई थी। किसी को तो पहल करनी ही थी, इसलिए आद्रिका ने ही शुरुआत की। जी, आप किसी काम से आए थे? आद्रिका ने अपनी मिश्री से मीठी आवाज में कहा। जी, दिग्विजय थूक गटकते हुए इतना ही बोल पाया। कोई प्रोफेशनल बात करनी होती तो वो बिल्कुल नहीं झिझकता, पर यहाँ तो मैटर ही कुछ और था। दोनों ही एक दूसरे के मन की बात अच्छी तरह जानते थे, लेकिन पहल करने से डर रहे थे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? दिग्विजय ने हिम्मत करके पूछा। जी, बस थोड़ी कमजोरी है, आद्रिका ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। आप अपना ख्याल रखिए, दिग्विजय ने कहा तो आद्रिका को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। मेरी कमजोरी का कारण जानते हैं आप? आद्रिका की आवाज में अब कमजोरी के साथ साथ शरारत भी झलक रही थी। आद्रिका ने ये बात मजाक में घुमा फिरा कर कही थी, पर दिग्विजय समझ गया था, क्योंकि उसने वैम्पायर पर एक स्टोरी लिखी थी और उस समय उसने
इस विषय पर अच्छा खासा अध्ययन भी किया था, इसीलिए उसे वैम्पायर के बारे में काफी जानकारी हो गई थी। पर उस समय वो कतई नहीं जानता था कि जानकारी उसे निजी जीवन में काम आएगी, बल्कि उस समय तो वो वैम्पायर को कोई कल्पना समझता था। उसके लिए ये बस एक रोमांचक विषय था। अभी दिग्विजय आद्रिका को कुछ कहने की सोच ही रहा था कि डोरबेल बजी। इस समय डोरबेल का बजना दिग्विजय और आद्रिका दोनों को ही बहुत अकड़ रहा था। दिग्विजय ने आद्रिका को नजर भरकर देखा और कुर्सी पर से उठकर उसकी तरफ बढ़ा। आद्रिका की घनी काली पलकें शर्माकर झुक गई और उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा मानो अभी सीने से उछलकर बाहर ही आ जाएगा। आद्रिका अपनी भावनाओं पर काबू रखने का प्रयास करने लगी। उसने चादर को थोड़ा सा बिस्तर पर से उठाकर कसकर मुट्ठी में भींच लिया और अपनी झुकी पलकों को आहिस्ता से ऊपर उठाकर देखा, क्योंकि कुर्सी से बेड तक का रास्ता इतना भी लंबा नहीं था कि उसे पहुंचने में इतनी देर लगे। और जैसे ही उसने पलकें ऊपर उठाई वो एकदम से चौंक गई। दिग्विजय बिल्कुल बेड के पास अपने सीने के पास दोनों हाथ बांधे खड़ा था और उसका रिएक्शन देखकर मुस्कुरा रहा था। शायद उसे आद्रिका से इसी की उम्मीद थी। उसने आगे बढ़कर अपनी एक हथेली आद्रिका के बिल्कुल पास बिस्तर पर टिका दी और झुककर आद्रिका के इतनी पास आ गया कि दोनों की सांसें आपस में उलझने लगी। दिग्विजय जब और ज्यादा पास आया तो आद्रिका ने सहम कर अपनी आंखें मूंद ली और अपना निचला होंठ ऊपर के दांतों के नीचे कसकर दबा दिया। दिग्विजय की उंगलियां आद्रिका के बालों में उलझ गई और अचानक से ही सब कुछ शांत हो गया। दिग्विजय की शरारत से भरी हुई भारी मर्दाना आवाज जिसमें गजब की कशिश भी थी आद्रिका के कानों में पड़ी। इतना कसकर मत दबाइए, आपका अपना होंठ है, कुछ तो रहम कीजिए इस पर, कहीं कट गया तो बहुत दर्द होगा। आद्रिका ने आंखें खोल दी। सामने दिग्विजय अब बेड से कुछ दूरी पर खड़ा था और उसकी हालत को मजे से देखकर मुस्कुरा रहा था। आद्रिका उसे यूं देखकर हैरान परेशान सी रह गई और सोचने लगी, जब कोई मकसद ही नहीं था तो ये इतने करीब आया ही क्यों। आप भी सोच रही होंगी कि मैं बेमकसद में आपके इतने पास क्यों आया, दिग्विजय ने कहा तो आद्रिका हैरान रह गई कि ये मन की बात पढ़ने का डिपार्टमेंट तो मेरा है, ये कैसे मेरे मन की बात जान गया। एक बात कहूँ, मैं आपके इतनी पास फिजूल में नहीं आया था, मैं तो ये लेने आया था। दिग्विजय ने ऐसा कहकर अपनी मुट्ठी आद्रिका के सामने खोल दी। उसकी मुट्ठी में उसका टी शर्ट का बटन था जो आद्रिका के बाल टी शर्ट में से निकालते समय टूटकर आद्रिका के ही बालों में उलझ गया था। तभी डोरबेल दोबारा बज उठी। आद्रिका सोचने लगी, इस समय कौन हो सकता है। माँ भी रात को आएंगी और रोनो, वो भी इंसानी खून की तलाश में गया है और मुझसे वादा करके गया है कि किसी भी जिंदा इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। या तो जंगल में कोई लावारिश लाश देखेगा या किसी अस्पताल के मुर्दाघर से उठाकर लाएगा, और अगर इस तरह का कोई इंतजाम नहीं हुआ तो जानवर का खून पीकर ही काम चला लेगा। और इसके बदले में आज उसने आद्रिका से भी खून पीने का वादा लिया है। आद्रिका भी मान गई, क्योंकि उसे अगर दिग्विजय की रक्षा करनी है तो खुद को तो मजबूत रखना ही पड़ेगा। इतनी ही देर में डोरबेल फिर से बज उठी। आद्रिका ने दिग्विजय की तरफ देखा। वो प्यार भरी नजरों से उसे घूर रहा था। आद्रिका का दिल चाह रहा था कि वो यूं ही उसे देखता रहे, पर डोरबेल थी कि बजे ही जा रही थी। वह उठने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि कमजोरी के कारण उसकी और शक्तियां भी शिथिल पड़ रही थी। वैम्पायर को मैन ऊर्जा खून से ही प्राप्त होती है, और जब से दिग्विजय से दिल लगा बैठी थी तब से उसे खून से वैराग्य सा हो गया था। अब उसकी हालत ये थी कि ना खून पी पा रही थी और ना ही खून के बगैर जिंदा रह पा रही थी। प्यार दोनों तरफ बराबर था, ये जानते हुए भी कि आद्रिका वैम्पायर है। दिग्विजय अब भी उससे दूर नहीं रह पा रहा था। आद्रिका दरवाजा खोलने के लिए उठने को हुई, पर उठ ही नहीं पाई। एक तेज चक्कर आया और वही बेड पर गिर पड़ी। दिग्विजय ने उसे सहारा देकर दोबारा अधलेटा दिया और दरवाजा खोलने चल दिया। दरवाजा खुलते ही ऐसा लगा मानो कोई तूफान आ गया हो। सामने रुद्र खड़ा था और दरवाजा खोलते ही वो तो जैसे फट ही पड़ा। अरे यार, तू भी कमाल करता है, घर पर तू रहता नहीं और फोन भी तेरा बंद है। मैं कब से तुझे यहाँ से वहां देखता घूम रहा हूँ और तू यहाँ आराम से है। मैं तो यहाँ बस ऐसे ही आद्रिका जी के हाल चाल पूछने चला आया था, दिग्विजय थोड़ा झेंपते हुए बोला। रुद्र ने एक सरसरी सी नजर आद्रिका पर डाली। आद्रिका भी उसे ही घूर घूर कर देख रही थी।
आद्रिका के दिल में आ रहा था कि दिग्विजय इस रुद्र से पूछे कि उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ पर है, पर दिग्विजय खुद इतना भोला और अच्छा था कि उसके दिमाग में किसी के लिए भी कोई शक की गुंजाइश ही नहीं थी। आद्रिका ने अपने दिमाग को झटक दिया, क्योंकि अगर दिग्विजय रुद्र से सब पूछता तो रुद्र को उस पर बेवजह का शक हो जाता और वो पता नहीं क्या करता। आद्रिका ने अपनी सोच को वहीं विराम दिया, क्योंकि रुद्र भी दिमाग पढ़ने में एक्सपर्ट था और इतना ज्यादा चालाक और सावधान था कि आद्रिका उसका दिमाग बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही थी। आद्रिका ने रुद्र की ओर देखा तो वो भी उसे ही घूर रहा था। आद्रिका को महसूस हो गया कि वो उसके मन की बातें जान चुका है, पर अब किया भी क्या जा सकता था। एक तरह से आद्रिका और रुद्र एक दूसरे की असलियत जान चुके थे, पर अभी दोनों ही खामोश थे। रुद्र दिग्विजय से बात कर वापस चला गया। रुद्र के जाने के बाद दिग्विजय लौटकर आद्रिका के पास आया और उसके पास आकर कान में धीरे से कहा, बाय, फिर मिलता हूँ। जवाब में आद्रिका मुस्कुराने के सिवा कुछ नहीं कर सकी। आज उसकी दिग्विजय से पहली बार आमने सामने मुलाकात हुई थी, पर दिग्विजय उसे बिल्कुल भी अजनबी सा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों की जन्मों की पहचान हो। शायद यही प्यार था, लेकिन इस प्यार की मंजिल क्या थी, इससे दोनों अनजान थे। दिग्विजय के जाने की कुछ देर बाद ही रोनो और माँ गए। माँ ने क्रिया रात से ही शुरू कर दी थी। उस क्रिया के रहते ही तो दिग्विजय यहाँ तक आने की हिम्मत जुटा पाया था। माँ, मुझे ये सब करना कुछ ठीक नहीं लग रहा। प्यार विश्वास से बंधा होता है, और जब दिग्विजय पर से उस क्रिया का असर खत्म होगा और उसे सच्चाई का पता लगेगा कि मैंने उसे सम्मोहित क्रिया द्वारा सम्मोहित किया है, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा और फिर क्या वो मुझे कभी प्यार कर पाएगा। आद्रिका, तुम जो कुछ भी कर रही हो वो उसके भले के लिए ही कर रही हो। और रही सम्मोहित क्रिया की बात, तो उस क्रिया के द्वारा ही दिग्विजय अपने दिल की बात को खुद समझ पाया है, नहीं तो वो खुद ही इस बात से अनजान था कि उसका झुकाव तुम्हारी तरफ है और तुम भी तो उससे प्यार करती हो। और फिर कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। माँ उसे हर तरह से समझा रही थी जिससे उसे किसी प्रकार की ग्लानि ना हो। आद्रिका दिग्विजय से बहुत प्यार करती थी, पर अपने प्यार को इस तरह से पाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो करती भी क्या। दिग्विजय के लिए यह जरूरी था। आद्रिका की चिंता आज रुद्र को अपने घर पर देखकर और बढ़ गई थी। वह दिग्विजय के ख्यालों से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। इतनी ही देर में रोनो हिरन का एक छोटा सा बच्चा लेकर आ गया। ये वो आद्रिका के लिए लाया था। नाजुक प्राणी का ताजा खून आद्रिका की पहली पसंद था, पर आज हिरन के उस नाजुक से बच्चे को देखकर भी आद्रिका में कोई भी जोश नहीं आया। रोनो की हैरानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि किसी भी वैम्पायर का मनुष्य के लिए ऐसा कंसर्न जानलेवा था, क्योंकि घोड़ा अगर घास से यारी कर लेगा तो खाएगा क्या। रोनो के साथ साथ माँ भी आद्रिका को लेकर काफी चिंतित थी। कई बार माँ के दिल में ख्याल आता कि आद्रिका के बारे में जो सच्चाई उन्होंने आज तक छुपा कर रखी थी वो उसे सारी सच्चाई बता दे, पर फिर उन्हें लगता कि अभी वो बात बताने का सही समय नहीं आया है, इसलिए सही समय के इंतजार में वो आज तक खामोश थी। रोनो ने आद्रिका को आंख दिखाई तो उसने वो हिरन का बच्चा रोनो से ले लिया। कुछ ही देर में आद्रिका के मासूम से चेहरे पर वहशीपन उभरने लगा। उसके दांत लंबे और नुकीले हो गए थे और नाखून भी बढ़कर उंगली जितने लंबे हो गए थे। आद्रिका ने हिरन का बच्चा अपनी गोद में रखा और दोनों हाथ के नाखूनों से उसे नोचने लगी, मानो उस पर कोई भूत सवार हो गया था। और फिर उसने अपने नुकीले दांत उसके शरीर में गड़ा दिए और उस मासूम हिरन के खून की आखिरी बूंद तक चाट डाली। आज लग रहा है मुझे मेरी पहली वाली आद्रिका वापस मिल गई है। रोनो आद्रिका का ये रूप देखकर खुश था। हिरन के शिकार से पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद आद्रिका धीरे धीरे अपने इंसानी रूप में वापस आई। उसके लंबे नुकीले दांत अब अंदर चले गए थे और उसके नाखून भी सामान्य आकार में आ गए थे, जिन पर सिल्वर कलर का स्पार्कल वाला नेल पेंट लगा हुआ था, जो उसके गोरे हाथों को और ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। और उसका खूबसूरत चेहरा जो मुरझा गया था वो अब नई आभा से दमक रहा था। आंखों के नीचे के काले गड्ढे छूमंतर हो गए थे और काली आंखें और ज्यादा बड़ी और खूबसूरत लग रही थी। पूरा शरीर जो निढाल होकर ढीला पड़ गया था अब जवान होकर कस गया था। इंसान और वैम्पायर में यही अंतर होता है
कि अगर वैम्पायर को अपनी खुराक मिलती रहे तो वो कभी बूढ़ा नहीं होता और वैम्पायर की औसत उम्र भी मनुष्य से बहुत ज्यादा होती है। माँ और रोनो ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कुछ कहा तो माँ आगे बढ़कर आद्रिका से बोली, आद्रिका, दिग्विजय रुद्र के बारे में कुछ नहीं जानता है, इसलिए उसे किसी बात की कोई जल्दी नहीं है। परंतु हम स्थिति समझते हैं, इसलिए मैं और रोनो चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह जल्द से जल्द दिग्विजय से हो जाए, जिससे तुम उसके करीब रह सको और उसकी किसी भी मुसीबत में रक्षा कर सको। माँ, मैं जानती हूँ कि हम वैम्पायर का इश्क भी जुनूनी होता है, जिसको भी चाहते हैं उसे पाकर ही दम लेते हैं, पर मैं दिग्विजय को थोड़ा समय देना चाहती हूँ। वो मेरे बारे में सब जानता है, फिर भी मुझसे प्यार करने लगा है। पर माँ, इतना ही काफी नहीं है, हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हमने उस पर सम्मोही विद्या का प्रयोग किया है और उसी विद्या के प्रभाव से उसका मेरे प्रति आकर्षण और ज्यादा बढ़ गया है और हम दोनों ही अच्छी तरह से जानते हैं कि इस विद्या के प्रभाव से वो मुझसे विवाह करने के लिए इनकार नहीं करेगा। पर माँ, मैं चाहती हूँ वो मेरे लिए अपनी असली मोहब्बत को पहचाने और फिर कोई फैसला ले। माँ प्लीज प्लीज, मैं दिग्विजय का सच्चा प्यार पाना चाहती हूँ, ना कि उससे जबरदस्ती खुद से प्यार कराना चाहती हूँ। आद्रिका ने माँ के दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए और फूट फूट कर रो पड़ी। आद्रिका को ऐसे रोता देखकर माँ भी भावुक हो उठी। माँ आद्रिका से कुछ कहने ही वाली थी कि उनकी नजर दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा खुला हुआ था और वहां पर दिग्विजय खड़ा उन्हें देख रहा था। दरवाजा किसी ने उसके जाने के बाद बंद ही नहीं किया था। दिग्विजय हल्के कदमों से चलता हुआ आगे बढ़ा और आद्रिका के सामने आकर रुक गया। वो उसे बिल्कुल दीवानों की तरह एकटक देख रहा था। आद्रिका ने अपनी नजर बहुत इधर उधर की, पर उसने आद्रिका की थोड़ी पकड़कर वापिस उसका मुंह अपनी तरफ घुमा लिया। आद्रिका उसकी घूरती हुई नजरों का सामना नहीं कर पा रही थी, वो बस वहां से भाग जाना चाहती थी। दिग्विजय की पलकें उसे देखते हुए बिल्कुल भी नहीं झपक रही थी। कुछ देर यूं ही एकटक देखने के बाद वो बेड की ओर बढ़ गया। आद्रिका, माँ और रोनो उसे आश्चर्य से देख रहे थे। दोस्तों, आगे ये कहानी एक आश्चर्यजनक मोड़ लेने वाली है, तो अगला भाग देखना ना भूलें।